हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल वाई वन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी का मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें आपको ये पता होगा कि जो एग्जाम चल रहा है उसमें मैथ का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और रीजनिंग का और जीएस का जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये एग्जाम में किस टाइप से पूछे जा रहे हैं और कितना लेवल है एनटीपीसी का, मतलब क्वेश्चन का क्या लेवल है, किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, किस टॉपिक में से कम। ठीक, तो उसी को हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो आपको बस यही करना होगा कि यह क्वेश्चन देखना है और आपको समझना है कि मैं यह क्वेश्चन कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि आने वाले समय में आप कई साथी के हमारे एग्जाम होगा और कई साथी एग्जाम देकर आ चुके होंगे। ठीक, तो हम आइए शुरू करते हैं सबसे पहले मैथ का। और आप एक काम करिए, शेयर करिए ताकि और बच्चे जुड़कर देख सके कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछा था वह कैसा था पता है आपको? पहला क्वेश्चन कह रहा था सीधा एकदम, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तरीके से अगर देखा जाए जो अभी तक हमें क्वेश्चन मिला है वह एक तरीके से कहा जाए लेवल ज़्यादा हाई नहीं है, एक नॉर्मल ढंग से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 60 है, एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 12 तथा 72 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। कह रहा है जो दो संख्याओं का योगफल दिया है, दो संख्याओं का योगफल क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 60 दिया है। और कह रहा है जो एलसीएम है आपका वह 72 है और एचसीएफ जो दिया है आपका वह 12 है। ठीक, आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो दो संख्याओं के गुणनफल, यह कह रहा है कि इनके जो संख्याओं का योगफल 60 है, इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो इनके व्युत्क्रमों का योग x अपान वाई 1 अपान वाई। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा x वाई प्लस यक्स, या इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई बटे यक्स वाई। ठीक, तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का मान 60 है, x वाई का मान हम क्या रखेंगे यहाँ पर, x वाई का मान वही होगा क्या, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होगा वही तो मान होगा, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा और यहाँ 12 गुणित 72 हो जाएगा। आपको पता है 12 पंचे 60 होता है, यहाँ पर 5 बार जाएगा तो मान कितना आ गया 5/72। इसका मतलब इन दोनों जो संख्याएं हैं या दोनों संख्याओं का जो व्युत्क्रम का योग होगा वह कितना होगा आपका 5/72 होगा। ठीक, यह क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया एग्जाम में वह क्या है। ठीक, तो यह देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज़्यादा हाई नहीं है, एक तरीके से कहा जाए कि अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्ट फार्मूला पे पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेमी है तथा वक्री पृष्ठ क्षेत्र फल जो है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि वह पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है और बेलन का ऊंचाई दिया है। बेलन का ऊंचाई कितना है, h बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, कितना 14 सेंटीमीटर दिया है। और क्या किया है, कह रहा है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, मतलब आपको पता है बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई RH होता है। यह कितना दिया है 528, कितना 528 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक, यही दिया है। तो ये बताइए अगर मैं कहूँ यहाँ पर आप निकाल सकते हैं क्या बेलन का आयतन, अभी नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ से मैं R की वैल्यू निकालूंगा पहले। ये देखिए H के स्थान पर हम 14 सेंटीमीटर रखेंगे, 2 गुणित पाई का मान आपको पता है कितना होता है 22/7 होता है। ठीक, तो यहाँ पर 22/7 रखिए आप, और R की वैल्यू हमें नहीं पता है, H का मान कितना है 14 सेंटीमीटर और कितना दिया है 528। ठीक, तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 दूना 14 होता है, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 इंटू R बराबर 528। ठीक,
कितना 88 बराबर 88 आर इंटू, अब आर का हम इसमें भाग देंगे 88, ठीक। अगर हम देखें यह कटने वाला है कितने से, 4 से पहले काट दीजिए, 4 से, 4 का नाम 4 होगा, 4 3 12, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 दूना 8 होगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 से काटिए आप, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 11 छक्का 66, मतलब आपका जो आर की वैल्यू आ रहा है वह 6 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब आर की वैल्यू का मान हमें पता चल गया, क्या 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा है, एग्जाम में कह रहा है कि तो उसका आयतन बताइए, मतलब बेलन का आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या है बेलन का आयतन का फार्मूला, यहाँ मैं मिटाता हूँ और यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू कितना प्राप्त है आपको पता है, कितना 6 सेंटीमीटर, और एच की मान आपको पता है कितना 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको पता है बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है, बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच के स्थान पर वैल्यू पुट कर दीजिए, जो मान है वही क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, और क्या आर का मान कितना है 6 सेंटीमीटर आया है, तो 6 × 6, और एच का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, 14, 7 दूना 14, 6 छंग के 36, 22 दूना 44, 36 में आप 44 का गुणा कर दीजिए, जो मान है वही आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 छंग 24, 4 3 12, 12 2 14 होता है, 4 फिर यही मान आएगा 144, मतलब कितना आ गया 8 5, यानी 1500 आपका मान जो आएगा कितना आएगा यहाँ पर 1584, ठीक, कितना मान आएगा 1584। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा है एग्जाम में वह क्या है। तो आप एक काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जुड़कर अपना ये देख सके कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीधा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। कह रहा किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 10% की दर पर 500 रुपये है, उसी राशि पर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि वह कह रहा है धनराशि, मतलब आपका जो मूलधन है, मूलधन उसी को यह पूछ रहा है कि मूलधन कितना था उस समय जब यह पैसा यहाँ पर दिया गया होगा। कह रहा 2 वर्ष का साधारण ब्याज 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपये है, तो उसी ब्याज जो है आपका कितना है 500 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज पर साधारण ब्याज 10% है, दर पर 500, उसी राशि पर उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपको फार्मूला पता होगा CI, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है P 1 + R/100 पावर n-1। इसी फार्मूले पे सवाल पूछा गया है भाई, और कुछ नहीं, ठीक। क्या इसी फार्मूले पे सवाल पूछा है, आपको क्या दिया है, ये CI दिया है। CI कितना है आपका 500 रुपये, कितना है 500 रुपये। CI कितना है, ये धनराशि दर पर कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 10% की दर पर 500 रुपये है, उसी राशि पर उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कहने का मतलब यह चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि मूलधन कितना है। मूलधन यहाँ पर देखिए इस टाइप से क्वेश्चन नहीं लगेगा, देखिए मूलधन तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में जो मूलधन है, मूलधन हमको पता नहीं है। साधारण ब्याज कितना है आपको पता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P × R × T/100 होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, P की वैल्यू निकाल लेंगे। साधारण ब्याज कितना है 500 रुपये,
P इंटू आर का मान क्या है यहाँ पर, आर का मान आपका 10% है और समय कितना 2 वर्ष के लिए दिया और 100। देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 पंचे मतलब 5 पचे 25, 5 पचे 25 हो जाएगा, कितना 5 पचे 25, मतलब जो आपका मूलधन है वह कितना है 2500 रुपये। यहाँ पर हमको मूलधन पता चल गया तो हम चक्रवृद्धि ब्याज अब ज्ञात कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में कहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा आपका, अभी मैंने आपको बताया क्या CI बराबर क्या होता है, P प्लस P कोष्टक में 1 प्लस R/100 पावर n माइनस 1। इसी फार्मूले पर क्या करिए, मान को रख दीजिए। तो देखिए 2500 आया है यहाँ पर, देखिए कितना आया है 2500, मूलधन कितना था 2500, यहाँ पर 2500 लिखिए आप 2500, ठीक। और 1 प्लस R का मान कितना दिया है आपका 10 दिया है, 100 पावर पर 2 n 2 वर्ष के लिए दिया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2500 इंटू कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 का नाम 10, 10 1 11, मतलब 11/10 का स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2500 इंटू क्या 11 ग्राम में 121 होता है। देखिए यहाँ पर 11 ग्राम में कितना होता है 121 होता है, और 10 बटे 10 यहाँ पर आएगा आपका। जो यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर हल देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2500 कह रहा है, 2500 इंटू कितना हो जाएगा 21/100, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करिए आप 25 में 21 का गुणा कर दीजिए, जो मान आएगा वह क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 5 का नाम 5 हो जाएगा, 2 1 का नाम 2 होगा, और 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4 1 5 हो जाएगा, एक कैरी है यहाँ पर, तो यहाँ 2 5 मतलब 525 रुपये हो जाएगा क्या चक्रवृद्धि ब्याज आपका, ठीक। तो आपका 525 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये 3 क्वेश्चन हो गया अभी तक, ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया है अभी तक। अब हम चौथे क्वेश्चन पर बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया उसको देखिए आप। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण A 2x अंश का कोण बना रहा है, और कोण B जो है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना है आपका 2x एंगल का कोण बना रहा है, और कोण B जो है आपका कितना कह रहा है 3x माइनस 12 अंश का कोण बना रहा है। और तीसरा कोण जो है आपका, मान लीजिए कि कोण C जो है वह कितना है आपका 5x माइनस 18 अंश, कितना, ये दोनों के मान, तीनों के मान है। तो कह रहा है तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। पहले तो हमें x की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम पता कर सकते हैं कि इन तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ करना नहीं है, आपको एक फार्मूला पता होगा, कौन सा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, पहले आप ये बताइए कितना होता है। तीनों कोणों का योगफल जो होता है आपका कितना होता है 180 अंश होता है भाई, ठीक, कितना 180 अंश होता है। तो कोण A के स्थान पर देखिए 2x और B के स्थान पर कितना रखा है 3x माइनस 12, और C के स्थान पर कितना रखा है 5x माइनस 18, ठीक, और कितना 180 के बराबर है। ये देखिए अगर कोष्टक हटा देंगे तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा 3 तो 5, 5 5 10, यानी 10x और क्या हो जाएगा 18 और 12 माइनस 30 हो जाएगा, ठीक, और 180 अंश के बराबर होगा। इस 30 को इस साइड हम लाएंगे, क्या करेंगे माइनस 30 को जब इस तरफ हम लाएंगे क्या हो जाएगा 180 में यह 30 जुड़ जाएगा आपका,
तो कितना हो जाएगा 10x बराबर 210 हो जाएगा। कितना 210। तो x बराबर जो मान आएगा आपका 21 आएगा। अब 21 आ गया x का मान, तो हम क्या करेंगे, यह x की वैल्यू तीनों कोणों में रखकर चेक कर लेंगे कि कौन सा कोण सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए कि 21 दूना कितना होगा, यह 42 अंश का कोण बनाएगा और यह कितना बनाएगा, ये देखिए अगर 21 तिया 63 होता है, 63 में से अगर आप 12 निकाल दे रहे हैं तो कितना बचेगा आपका, 63 में से अगर आप 12 निकाल रहे हैं, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 1 गए 5, यह 51 अंश का कोण बना रहा है। अगर इसमें हम देखें 21 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 21 माइनस 18 अंश घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का 5, 5 दूना 10, 105 में से 18 अगर हम घटाते हैं तो ये देखिए कि जो मान आएगा आपका 15 में से 8 गए, जो मान आएगा क्या आएगा 7 आएगा। यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 1 गया, यानी मतलब सबसे बड़ा कोण जो होगा आपका यह होगा 5x माइनस 18 अंश। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, देखिए एग्जाम में कितना एक तरीके से कहा जाए कि नॉर्मल क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। ठीक, और हाई क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन रहते हैं और सभी नॉर्मल क्वेश्चन ही रहते हैं एक तरीके से अगर देखा जाए अभी तक जो पूछा जा रहा है। ठीक, क्योंकि भाई एनटीपीसी का एग्जाम है, इसका लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए और हाई है भी, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि मतलब स्टूडेंट को भी नहीं पता चल पा रहा है कि वह क्वेश्चन क्या था, बता भी नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो आइए हम 5वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या पूछा था आपका, कह रहा है संख्याएं 56, 216 और 28 का एचसीएफ क्या होगा। कहने का मतलब यह है, देखिए क्या पूछा था आपका, कह रहा है 56 कितना 56 और क्या कह रहा है 216 और 28, इनका एचसीएफ क्या होगा। आपको पता है एचसीएफ याद करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या को चुनते हैं जो इन तीनों संख्याओं को क्या करे, डिवाइड करे। ठीक, वह छोटी सी छोटी संख्या जो इन तीनों को क्या करे, डिवाइड कर दे, तो कौन सी संख्या होगी। इसके लिए हम पहले 2 से काट कर चेक कर लेते हैं। 2 दूना 4 होता है, 2 8 16 होता है, 2 पंचे 20, 1 2 8 16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 2 1 2, 2 चौक 8, देखिए यह 2 से फिर कटेगा, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 7 14। देखिए अब यह ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रहा है जिससे कि यह तीनों कट जाए। इसका मतलब जो आंसर होगा आपका 2 दूना 4, जो एचसीएफ आपका आएगा वह कितना हो जाएगा, इसका 4 होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है। देखिए आप और चेक करिए कि मैं यह क्वेश्चन कर पा रहा हूं कि नहीं। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या पूछा था, कह रहा है कि एक रस्सी को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया। क्या, 3 रस्सी को इस प्रकार बांटा गया है 3 भागों में। कह रहा है पहला भाग 1/3 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है पहला भाग 1/3 है और दूसरा भाग 3/10 है, दूसरा भाग 3/10 है और चौथा भाग तीसरा भाग, यानी दूसरा भाग 3/10 है और तीसरा भाग ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है कि तीसरा भाग क्या होगा। ये बताइए कि अगर मैं देखूं यहाँ पर, अगर एक तरीके से मैं देखूं इनका जो हर है, अगर मैं हर बराबर कर दूं तो क्या होगा, हमें पता चल सकता है। यहाँ पर देखिए हर बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3/10, अगर मैं देखूं यहाँ पर 3 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा और यहाँ पर 30 आया तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 30 लाने की कोशिश करेंगे। मतलब ऊपर हम क्या करें 10 से अगर गुणा कर देते हैं और नीचे 10 से, देखिए क्या आ जाएगा 10/30। मतलब हमें पता चला कि 30 जो है हम हर मान के चले हैं। ऊपर देखिए यहाँ पर 11A हो गया और 9A हो गया। अगर हमें 30 लाने के लिए इन क्या करना होगा, 11/30। अगर हम
इन तीनों को जोड़ दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। मतलब किसी भी भाग को 3 भाग में डिवाइड किया जा रहा है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो अगला भाग होगा वह कितना होगा, 11/30 होगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होगा 11/30 होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो पूछा गया है वह क्या है। देखिए जो क्वेश्चन पूछा है उसी पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी संपर्क में हमारे दोस्त आए हैं एग्जाम देकर उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक कक्षा में, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपके वर्ग लिखा है, वहाँ पर वर्ग नहीं होगा, कक्षा होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। कह रहा एक वर्ग में कितना, कह रहा एक वर्ग में 70 लड़कियाँ और 50 लड़के हैं, कितने, किसी आयोजन में 20% लड़के तथा 50% लड़कियां भाग लेते हैं तो कुल कितने प्रतिशत छात्र इस आयोजन में भाग लिया। कहने का मतलब कह रहा है जो 70 लड़कियां हैं, क्या, जो 70 लड़कियां हैं और क्या कर रहा है 50 लड़के हैं, 50 जो बॉयज़ हैं। ठीक, कह रहा है जो लड़कियां हैं किसी आयोजन में 20% लड़के भाग लेते हैं। जब 20% लड़के भाग ले रहे हैं तो कितना लड़के भाग ले रहे हैं भाई, कट गया या 5 दूना 10, मतलब आयोजन में जो लड़के भाग ले रहे हैं वो कितना, 10 लड़के भाग ले रहे हैं। अगर हम यह कह रहा है कि लड़कियां जो है 50% भाग ले रही हैं तो आप 70 का 50% आप सीधा निकालेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 7×5 = 35, मतलब 35 लड़कियां भाग लेंगी उस आयोजन में। और कह रहा है क्या, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र इस आयोजन में भाग लिए, ये बताइए। 35 और 10 कितना होगा आपका, 35 और 10 जोड़ लीजिए तो हमें पता चल जाएगा इतने छात्र क्या आयोजन में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल 45 छात्र ऐसे हैं जो आयोजन में भाग ले रहे हैं। और आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि यही तो बताइए आप कि जो लड़के शामिल हो रहे हैं आयोजन में वह कुल छात्रों का कितने प्रतिशत हैं। तो यह बताइए 45% लड़के कुल क्या आयोजन में भाग ले रहे हैं और टोटल लड़के कितने हैं, 70 और 50 कितना होता है, 130 होता है। 70 और 50 120 होता है, 120 × 100 कर दीजिए आप, कुल विद्यार्थी हो गए और 45 भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। अब यहाँ पर देखिए 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75 होता है, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75/2, यानी मान कितना आएगा आपका, 2 × 6, 2 × 7 = 14। इतने प्रतिशत लड़के क्या उस आयोजन में भाग ले रहे हैं, मतलब 37 सही 1/2% आयोजन में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2%। ठीक, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक तरीके से कहा जाए तो ठीक ठाक ही पूछा जा रहा है अभी तक। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा x तथा y किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, y तथा z उसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। और क्या कह रहा है, x तथा z उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया, यह कह रहा है 1/x + 1/y जो है यह 1/12 दिन में काम कर दे रहे हैं। फिर कह रहा है y + z जो है 1/y + 1/z जो है वह कितने दिन में कर दे रहे हैं, 1/18 दिन में कर दे रहे हैं। ये मैं 1/12 क्यों लिख रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, क्षमता के आधार पर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर कह रहा है x जो है 1/x और + 1/z जो है वह कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। तो यही तो कह रहा है, इन्हीं तीनों को क्या करिए आप जोड़ लीजिए। जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर देखिए, जब हम जोड़ेंगे इनका योग कितना हो जाएगा,
इनका योग कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2, रुकिए 1 मिनट, 1/x प्लस, सीधा आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1/x के 1 मिनट, मार्कर नहीं चल रहा है कि हम मार्कर लाते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे जोड़िए आप, देखिए यहाँ पर 2/x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2/y हो जाएगा, प्लस 2/z हो जाएगा यहाँ पर, और इनका हम क्या करेंगे, योग कर लेंगे सभी का, 1/18 और क्या हो जाएगा प्लस 1/15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यह जो मान आ रहा है आपका, यहाँ पर जो जोड़ने पर मान आएगा, अगर हम यहाँ पर देखिए 1/x, मैंने इसीलिए यहाँ पर 2/x कर दिया, मतलब x जो है 2 बार आया है, ठीक। 1/y देखिए 1/y 2 बार आया है, तो हमने जोड़ा है यहाँ पर जोड़ने का काम हमने किया है। तो यहाँ पर देखिए फिर 1/z 2 बार आया है, तो हमने जोड़ लिया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यह कितना माना जाएगा आपका, इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा। ये एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी एलसीएम ज्ञात करना हो, सबसे बड़ी संख्या को लीजिए, उसके बाद उससे छोटी वाले संख्या से तुरंत भाग दे दीजिए। देखिए 3 5 15, 3 6 18, मतलब 5 ऐसी वैल्यू है जो 18 से नहीं कट रहा है। तो कहने का मतलब 18 में हम 5 का गुणा कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हम चेक करेंगे 12 का 18 में भाग देंगे, ठीक। 18 में 12 का भाग देंगे, देखिए 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, मतलब 2 ऐसी संख्या है जो बच जाएगा, मतलब कटेगा नहीं। तो यह कितना मान आ जाएगा आपका 5/40 आएगा, 5 का 9 5, 5 4 9, और 2 से और गुणा कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 180 आएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा वह कितना आएगा 180 आएगा। तो यहाँ पर 180 एलसीएम लिया आपने, ये मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। एलसीएम ज्ञात करने का अभी मैंने आपको तरीका बताया, आप जानते भी होंगे। तो 180 जो आया है आपका, देखिए 12 से भाग दीजिए इसमें, 12 का नम 12, 3 बचा, 12 का नम 12, 6 बचा, 12 पंचे 60 प्लस 18 का जब 180 में भाग देंगे तो 10 आएगा आपका, और 15 का इसमें भाग देंगे 180 में तो कितना आएगा आपका 15 का नम 15, 3 बचा, 3 यहाँ 15 दूना 30। अब इसी को जोड़ लीजिए आप, यहाँ पर दिख रहा है ना यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा 10 12 कितना 22, 22 में अगर आप 15 जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 15 10 25, 25 में 22 जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 25 12 37 हो जाएगा, मतलब 37/180। यह क्या आया आपका 37/180। और आपको पता है यहाँ पर देखिए कितना मान आ जाएगा 1/, यहाँ पर लिख लीजिए आप, कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना आ रहा है 37 और 180। देखिए यहाँ पर 2 का हमने कॉमन लिया था, 2 इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा यह 37/360 हो जाएगा। जो यह मान आया, अगर इसी का व्युत्क्रम करके हम भाग दे दें तो यही क्या हो जाएगा x प्लस वाई जेड, तीनों मिलकर इतने दिन में क्या करेंगे, काम को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करिए आप 360 में 37 का आप भाग दे दीजिए, कितना आएगा 360 में अगर हम 37 का भाग दें लगभग कितना आएगा, भाग करके देख लीजिए। 360 में अगर हम 37 का भाग देते हैं तो कितना आएगा मान, 37 में अगर हम भाग दें, 37 से एक तरीके से हम कह सकते हैं 37 में
कितना आ जाएगा लगभग, ये भाग देकर आप चेक कर लीजिए, भाग देने में प्रोसेस लंबा हो जा रहा है, ठीक। नहीं तो हम यहाँ पर भाग देकर दिखा दे रहे हैं आपको, नहीं तो बोलेंगे सर जी को नहीं आ रहा है, भाग ही दे दे। 360 में 37 का भाग देना है, कितने का? 37 का भाग देना है। यहाँ पर देखिए जोड़ सही है ना, 15 10 25, 25 में 12 जोड़ेंगे आप, कितना हो जाएगा? 37। सही है, जोड़ सही है। तो हम यहाँ पर देखिए कितना 360 है, 360 37 दूना, ये देखिए 37 का 360 में भाग देना है। आपको पता है 37 दशमलव 360 होता है, यानी एक कम जाएगा। मान लीजिए 9 बार लेके चलते हैं हम, कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 37.370 होता है, लेकिन देखिए 360 में भाग देना है 37 का, इसका मतलब एक कम जाएगा, ठीक। तो अगर हम 9 बार लेके चलते हैं, 9 सते 63, कितना? 9 सते 63, 9 त्रिक 27, 27 में 6 जोड़िए आप, 33 आएगा आपका। तो इसका जो आंसर होगा कितना आएगा? 10 में से 3 गए 7, इतना 5 में से 3 गए 2, यह कट जाएगा, 27 बचा। हम क्या करेंगे? 27 बचा तो यहाँ पर हम दशमलव बढ़ा देंगे कि 0। तो देखिए इसका जो आंसर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 9 सही 27 बटे 9 सही 27 बटे 37 हो जाएगा, ठीक। यही आपका राइट आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा है वह क्या है। देखिए यार, जो भाग कर रहा था मैं, उसमें दशमलव में आ रहा था, और एग्जाम में दशमलव तक नहीं पूछता है, वह सही बटे करके पूछ लेता है, ठीक। तो आप घबराइए मत कि दशमलव में ही लाना है, क्योंकि उत्तर देखिएगा आपके ऑप्शन में उसी के अकॉर्डिंग हल होगा। ये नहीं कि हम दशमलव में लाएंगे तभी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा आपको। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। कह रहा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है और इसके परिमाप 48 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। कह रहा है एक आयत है, क्या? एक आयत है। कह रहा है उसका जो लंबाई और चौड़ाई है, क्या? लंबाई और चौड़ाई, खैर लंबाई और चौड़ाई 2:1 के अनुपात में बांटा गया है। और कह रहा है जो इसका परिमाप है, आपको पता है आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप जो होता है वह क्या होता है? आपको पता है 2a+b। a+b का मतलब क्या है? a+b का मतलब चौड़ाई और लंबाई जो है उसी का योग। या कितना दिया है आपका? दे दिया है कितना? 48 सेंटीमीटर। जब 48 सेंटीमीटर दिया है, 2 दूना 4, 2 चौका 8। अब यहाँ पर देखिए ए और बी का मान दिया है, ये 2 हो जाएगा। इसे हम क्या मानेंगे? लंबाई को 2x मान लीजिए, मतलब यहाँ 2x अनुपाते x के अनुपात में है, ठीक। प्लस x बराबर कितना? यहाँ पर 48 था तो 48 को काटिए, 2x प्लस x बराबर 2 दूना 2 चौक 8, 3x हो जाएगा। कितना हो गया? 24 हो गया। 3 छक 18, 3 छक 18, 3 और 24 होता है, मतलब x का मान जो आया वह कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या कह रहा था? तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसी के स्थान पर रख दीजिए आप। यहाँ पर देखिए परिमाप के स्थान पर आप क्या रखेंगे? परिमाप के स्थान पर आप 2x प्लस x बराबर कितना दिया है? ज्ञात क्या करना था इसमें? इसका परिमाप इतना है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। अरे यार, क्षेत्रफल पूछा है, परिमाप तो हमने परिमाप की सहायता से हमने क्या किया? x की यहाँ पर वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब इसी का गुणनखंड कर दीजिए, बस वही मान आपका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 8 है, कितना हो जाएगा? अगर हम देखें 2x इंटू x का गुणा कर दीजिए सीधा, 2x यानी 2 इंटू 8 इंटू 8, 8 अठाई 64, 64 दूना कितना होता है? 64 दूना 128 होता है आपका। यही क्या हो जाएगा?
सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ तक हम बात किए, इतना क्वेश्चन हमको पता था। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा, मतलब अगला वीडियो मैं बनाऊंगा तो जो क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं उसके बारे में बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आए थे। ठीक, तो इसी के साथ यहीं तक अब रखते हैं क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐसे ही आप सेशन के माध्यम से क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।